हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पहले जो हमने पढ़ा था कैथोड किरणों के बारे में, उसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन था उसमें चार्ज को कैसे डिसाइड किया गया मिलिकन के आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एनोड किरणें थी अर्थात जिससे हमने प्रोटॉन की खोज की वो कैसे किया उसके बारे में, और साथ में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे की अर्थात न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कैसे की उसके बारे में इतना पढ़ेंगे। इस सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो कैथोड किरणें थी उसके बारे में कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था। कैथोड किरणें पे जो कैथोड किरणें रहती है वो किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, तो वो जो वर्ड था वो सही था। और मैंने उसमें एक चीज़ और बताया था पिछला वीडियो में कि कैथोड किरणों को जब मतलब कैथोड किरणों के लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यदि जो गैस होता है उसको यदि हम बदल दें तो जो गैस का रंग रहेगा अर्थात जो हम जिंक सल्फाइड का जो पर्दा लगाया था हमने उस पर जो रंग है वो अलग अलग आने लगेंगे, तो वो भी सही है। तो रंग का और प्रकृति का दोनों का अलग अलग कहने का अर्थ है कि रंग और प्रकृति दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमको प्रकृति अर्थात नेचर को समझने के लिए उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि हमने वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। हमने वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया था कि कैथोड रे ट्यूब लिया था इस तरीके से, और यहाँ पे हमने निर्वात लगाया था नली का इस साइड पे ऐसे, यहाँ पे हमने बैटरी लगाया था, ये वाला हमारा धनात्मक जिसको एनोड बोलते थे, एनोड इलेक्ट्रोड, और ये वाला हिस्सा हमारा था ऋणात्मक जिसको कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते थे। ये कैथोड इलेक्ट्रोड का हिस्सा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था और मैं बताया था कि यहाँ पे हम परमाणु रखेंगे। अब यहाँ ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसके अंदर हम चाहे कोई भी गैस रखें, जब गैस हम यहाँ बदलते जाएंगे तो इस जगह पे हमने जिंक सल्फाइड का परत लगाया था, तो ये जो यहाँ पे कलर दिखने वाला है वो कलर हमको अलग अलग मिलने वाला है। तो कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ से जब गैस जाएगा तो कलर तो बदलता है, तो आपने बोला था कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कैथोड किरणें। कैथोड किरणों को हम क्या बोल रहे हैं, वास्तव में वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे जनरेट हो रहा था कि यहाँ पे जो गैस है तो गैस के अणु रहते थे इस तरीके से, जिसको ए अर्थात एटम के रूप में मैं दर्शा सकता हूँ। इस पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ता था तेज गति से, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पड़ता था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था और इस पे क्या होता था, इस पे आ जाता था धन का चार्ज अर्थात एक प्लस मिलता था और ये इलेक्ट्रॉन मिलता था। अब चूंकि जो कैथोड किरणें किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से, तो चाहे हम यहाँ कोई भी गैस ले, जो यहाँ किरणें अर्थात जो कण जाने वाले हैं वो किसके जाएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन के ही जाएंगे ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे हम यहाँ पे कोई भी गैस ले। जैसे मैं मान लो हाइड्रोजन गैस लेता हूँ तो यहाँ से मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो ये इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि कैथोड किरणें सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों से ही बने थे ना, तो यही इलेक्ट्रॉन के कण जाएंगे। यहीं पे यदि मैं नाइट्रोजन गैस लेता हूँ तो यहाँ कलर जरूर अलग हो जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है तो हर बार इलेक्ट्रॉन ही इधर बन के जाएगा। लेकिन हम जब एनोड किरणें पढ़ेंगे तो एनोड में वास्तव में प्रोटॉन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब गैस को मैं बदल दूंगा तो ये जो प्रोटॉन है अर्थात एनोड है ये सब बदलने लगेंगे। तो उस चीज़ को मैं एनोड किरणों में क्लियर करूंगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कैथोड में गैस यहाँ चाहे कोई भी रखे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने भी कण हैं वो सब इलेक्ट्रॉन के ही बने होते हैं। लेकिन एनोड में हम देखेंगे तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा एनोड किरणों का जो गुण होता है जिससे प्रोटॉन की खोज हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोटॉन का जब हम मास निकालें अर्थात वजन निकालें तो ये सब अलग अलग आने वाला है हर किसी गैस के लिए। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला वीडियो था उसमें जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे मिलिकन का आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अर्थात मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश को कैसे निर्धारित किया। देखिए मिलिकन का आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसको मिलिकॉन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। ये इनका एक सेटअप था, इसको हम गैस आयोनाइजर भी बोल सकते हैं। गैस आयोनाइजर मतलब इसमें जो भी कण या गैस आते थे वो आयनीकृत हुए अर्थात आयन में बदल जाते थे। इसमें क्या किया, इस तरीके से जो मिलिकॉन थे उसने अपना सेटअप बनाया। एक चीज़ और, मिलिकॉन ने इसको 1909 में दिया था। मिलिकॉन ने इसमें क्या किया था, गैस आयोनाइजर का प्रयोग किया था, तेल की हर बूंद को इसके माध्यम से गुजारा था और उस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कैलकुलेट किया था। अब इनका तरीका क्या था देखते जाइए। इस सेटअप में इसने
कणित्र लिया था जिसको एटमाइजर बोलते हैं। ये फूला रहता है और यहाँ पे देख रहे होंगे आप रेड कलर का, इसमें मैंने तेल ले लिया है, कोई भी ऑयल। अब इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे डीओ या बोल सकते हैं परफ्यूम में जो स्प्रे का तरीका रहता है या छिड़काव करते हैं, उस तरीके से यहाँ से स्प्रे के रूप में तेल की बूंदें यहाँ पे आ जाती हैं। अब तेल की बूंदें स्प्रे के रूप में यहाँ पे जैसे ही आएंगी तो ये जो पहला प्लेट है ये धातु के प्लेट है जिसमें प्लस और निगेटिव चार्ज लगाया हुआ। कहने का अर्थ है कि इसमें हमने आगे इसको और बढ़ा देता हूँ, इसमें हमने सेल जोड़ रखा है इस तरीके से, ऐसे। ये वाला हो गया निगेटिव वाला हिस्सा और ये वाला हो गया पॉजिटिव वाला हिस्सा। अर्थात हम यहाँ पे बिजली का करंट दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है, जिसमें जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है अर्थात धनात्मक इलेक्ट्रोड है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है अर्थात नेगेटिव। ऋणात्मक वाले को हम लोग कैथोड बोलते थे, ऊपर वाले को क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे। अब इनका सेटअप क्या था पहले ये बता देता हूँ। इसने सबसे पहले कणित्र लिया, एटमाइजर, बिजली का करंट लगाया जिसमें ऊपर वाला प्लस चार्ज नीचे वाला माइनस चार्ज, इस तरीके से। ऊपर वाला जो प्लेट था धातु का उसमें छेद कर दिया। ये दोनों धातु के प्लेट हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इसमें बिजली का करंट जाएगा यहाँ से सेल के माध्यम से। यहाँ ये सारी प्रक्रिया को देखने के लिए इसने टेलीस्कोप लगाया। टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को पास देखने वाली चीज़, जिसको दूरदर्शी बोलते हैं। किसी किसी बुक में माइक्रोस्कोप दिया रहता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ जो घटनाएँ हो रही है उसको देखने के लिए बस इसका उपयोग करना है। अब यहाँ पे जो मैं रेड कलर का बिंदी लगाया हूँ वो वास्तव में यहाँ का तेल का बूंद है जो इस छेद को पार करके यहाँ नीचे गिर रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का जो छोटा छोटा यहाँ बूंदी बिंदु लगा रहा हूँ ये क्या है, ये हवा है अर्थात एयर के पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि हम जब इसको ये सेटअप को रखेंगे तो यहाँ हवा अर्थात एयर के पार्टिकल अर्थात कण भी क्या है कुछ मात्रा में पड़े रहेंगे। अब ये कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, कणित्र जिसको एटमाइजर बोलते हैं, इसको इसने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद क्या होगा, जैसे डीओ या सेंट की जो बोतलें रहती है उसको प्रेस करने के बाद क्या होता है, वहाँ से स्प्रे निकलता है पास। बस वैसे ही जैसे ही इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तेल की बूंदें स्प्रे होकर यहाँ पे आएंगी। इसको ऊपर रखा गया, यहाँ पे आने के बाद क्या है, तेल की बूंदें इस प्लेट पे पड़ेंगी। अभी हमने बिजली प्रवाह शुरू नहीं किया है, याद रखना है आपको। ये हमने सिर्फ सेटअप लगाया है, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है। तेल की बूंद यहाँ आएंगी और यहाँ आने के बाद ये बीच में जो काले कलर का छेद है उसमें से निकल के ये नीचे बूंद बूंद करके गिरते जाएगी। अब जैसे ये गिरते जाएगी उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्सरे है, एक्सरे प्रवाहित करेंगे मशीन के द्वारा। मतलब यहाँ छेद रहेगा, वहाँ से एक्स किरणें प्रवाहित की जाएंगी। अब एक्स किरणें प्रवाहित की जाएंगी तो ये जो एक्सरे है वो क्या करेगा, जो अंदर के एयर के पार्टिकल है मतलब हवा, ये हमने क्या लिया, एक्सरे लिया, और अंदर में हमने क्या लिया है, हवा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं एक प्रकार से, परमाणु या फिर हवा। हवा मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा एक प्रकार से। तो एक्सरे जब इसमें पड़ेगी, इसमें इस परमाणु पे, तो परमाणु पे पड़ने के कारण क्या होगा, एक्सरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा इस तरीके से। क्योंकि ये भी जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता था वैसे ही टाइप का एक रेस है, जैसे कैथोड रेस की तरह। तो ये जब स्पीडली इसमें परमाणु अर्थात जो हवा के कण है उस पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अलग निकाल देगा और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा धन का चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया जो हवा के कण थे वो, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यह इतना स्टेप पहला। अब देखिए यहाँ से जैसे हमने मतलब ऊपर से ये जो एटमाइजर अर्थात कणित्र था इसको स्प्रे किया तो तेल की बूंदें भी आई, और यहाँ जो एक्सरे है ये क्या कर दिया, यहाँ जो हवा के कण थे उसमें ये इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित कर देता है। अब ऋण आवेशित करने के कारण क्या है, जैसे ही तेल की बूंदें गिरेंगी वो तेल की बूंदें ये ऋण आवेशित हवा के कण से अर्थात हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये है तेल की बूंदें, तेल के ड्रॉप, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये किस में है, ये हवा जो था उसको आयनीकृत करने के बाद किसके द्वारा आयनीकृत अर्थात आयन में बदला गया है, एक्सरे के द्वारा। तो एक्सरे का काम सिर्फ यही है कि जो हवा के कण रहेंगे उनको आयन में बदलने का, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। अब जैसे ही आयन में बदल गया हमने एक्सरे का प्रवाह बंद कर दिया, अर्थात एक्सरे मशीन को
बंद कर दिए। अब जो यहाँ हवा के कण थे बहुत सारे, वो उसमें क्या है ऋण आवेशित कण हो गए, मतलब वह इलेक्ट्रॉन भी निकल के अलग। अब ये हवा के धन वाले कण। तो जो तेल की बूंदें होती है वो क्या करती हैं, तेल की बूंदें तो इसमें भी पड़ेंगी इसमें भी पड़ेंगी, लेकिन हमको काम सिर्फ इससे है। तो तेल की बूंदें जब इस जो इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं किससे, जो हवा के कण रहते हैं उससे जुड़ने के बाद तेल का बूंद क्या हो जाएगा, ये तो तेल का जो बूंद है वो हमारा हो जाएगा ऋण आवेशित, अर्थात ऋण आवेशित हो गया ये। तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, इस तरीके से ऋण आवेशित लगा सकता हूँ। किसके लिए, ये तेल की बूंद के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं इस प्रक्रिया को। यहाँ से हमने कड़ी तरह अर्थात एटमाइज़र स्टार्ट किया, स्प्रे गया यहाँ पे तेल का बूंद यहाँ नीचे नीचे गिरते गया। यहाँ पे हमने सेल लगा रखा है बिजली उत्पन्न करने के लिए, जिसको अभी हमने उत्पन्न नहीं किया है। इस क्षेत्र से तेल की बूंदें नीचे गिरने लगी। उसी समय हमने क्या किया, एक्सरे स्टार्ट कर दिया मशीन को। और एक्सरे मशीन क्या करता है, जो इसके अंदर हवा के कण भी थे उस कण में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है इस तरीके से, और हवा को बना देता है धनात्मक वाला, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त घूमते रहते हैं। अब जो तेल की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं, वो तेल की बूंदें क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद वो कौन से आवेश में चली जाती है, तेल की बूंदें हो जाती है ऋण आवेशित। अब ऐसा नहीं है कि हवा जो धन वाला है वो कुछ नहीं करेगा, वो भी हो जाएगा ऐसा, लेकिन हमको जो मिल्कान काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है अर्थात तेल बूंद का प्रयोग, उसमें सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन से काम है अर्थात जो इसका ऋण आवेश है उससे। तो अब तेल का बूंद क्या हो गया, ऋण आवेशित में लिख सकता हूँ तेल की बूंद। अब जैसे ऋण आवेशित तेल का बूंद यहाँ पे आएगा, हम जानते हैं कि ऊपर से जब हम बिजली को शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बूंद नीचे करके यहाँ पे गिरते जाएगा, ठीक है। वो किसकी वजह से गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, गुरुत्वाकर्षण के लिए ग्रेविटेशनल और एफ के लिए फोर्स, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यह वह बल होता है जो कि किसी भी चीज़ को जमीन अर्थात धरती की ओर ले जाने में मदद करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये तो नीचे बूंद करके गिरने लगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मिक्स हो गए इसमें। अब हम इसी समय क्या करते हैं, अब देखिए सामान्य सी बात है, ये नीचे करके गिरेगा। अब जब हम ऐसा गिरते जाएगा, यहाँ पे तेल की बूंदें इकट्ठा होते जाएंगी। अब इसी समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिजली का करंट स्टार्ट कर देंगे। करंट स्टार्ट करने से ऊपर का जो प्लेट है वो धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि धन वाले हिस्से से जुड़ा है। नीचे वाला प्लेट क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, क्योंकि यह ऋण वाले प्लेट से जुड़ा है। और ये वाला जो हमारा कण था, तेल का बूंद था, वो क्या हो गया था, ऋण आवेशित। अब देखिए हमने पढ़ा है इसके पहले में कि समान आवेश अर्थात ये ऋण आवेश और ये ऋण आवेश, इनमें क्या होगा बताओ, इनमें होगा हमेशा प्रतिकर्षण, अर्थात वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही आवेश वाले हैं। लेकिन ये और ये ऊपर वाले ये क्या है, अलग अलग वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। अब जैसे ही हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सेटअप को, तो होता क्या है कि जो ये ऋण आवेशित कण रहता है वो जाना चाहता है ऊपर, किसकी ओर, धन की ओर, और ये नीचे गिरना भी चाहता है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो एक समय ऐसे आता है कि ये जो ऋण आवेशित कण रहता है इसमें जो विद्युत का ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए GF हो गया, या जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा इसमें काम करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल मतलब ये बिजली वाला, तो इसको विद्युतीय बल बोल सकते हैं, विद्युतीय बल। एक समय ऐसे आता है कि जो विद्युतीय बल रहता है इसका और गुरुत्वाकर्षण बल रहता है वो हो जाते हैं दोनों बराबर। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो तेल का बूंद है ना तो नीचे आएगा ना तो ऊपर जाएगा, वो बीच में अटक जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएंगे, स्थिर टंगे रहेंगे। तो इस समय फिर मिल्कान ने क्या किया, यही प्रयोग मतलब जितने तेल के बूंद थे सभी पे किया, और उसने लास्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और लास्ट में ये रिजल्ट निकाला कि जो प्रत्येक तेल का बूंद रहता है उस पे आवेश ये पाया जाता है 1.6 × 10⁻⁹ और प्रत्येक तेल की बूंद जो होते हैं उनके एक गुणक में होता है जो भी टोटल आवेश होता है। गुणक में मतलब जितने तेल की बूंद रहेंगे उसको मैंने n रख दिया, और चूंकि जो तेल के बूंद थे वास्तव में क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन ही थे जो ऋण आवेशित हो जाते थे, तो इसलिए मैं वहाँ गुणा ई रख रहा हूँ। और ये मतलब प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश इतना होगा और इसी का गुणक होगा। तो ये देखिए बराबर n × ई, और ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया ये, जिसको हम तेल की बूंद का आवेश भी बोल सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से। और n का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना,
और 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है 1 2 3 4 ऐसे, ये एक सरल संख्या है। तो इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैलकुलेट किया, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश था वो कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम था। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है इसलिए उसने क्या किया, सामने ऋण का निशान लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मिलिकान का तेल बूंद प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो तेल के कण है वो ऋण आवेशित कैसे होते हैं। यही चीज़ आपको समझना है मुख्य रूप से। इस एक्सरे के कारण यहाँ एक्सरे क्या करता है, जो हवा के पार्टिकल रहते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसी इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेता है, मतलब जो तेल का बूंद है वो पकड़ लेता है, उसी के साथ बंध जाता है, तो उस कारण वो ऋण आवेशित होता है। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब विद्युत धारा को, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो, और जो विद्युतीय बल है अर्थात इसका, वो चूंकि ये ऋण वाला है और ये धन तो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ना तो ऊपर जा पाएगा और ना तो नीचे गिर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जो विद्युतीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बराबर हो जाते हैं, तो बीच में ऐसा अटक जाता है। तो इससे इसमें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, अर्थात कितना उसका खींचने का ताकत होता है, उसको कैलकुलेट किया। अब ये सब चीज़ें ये कहाँ से, ये टेलीस्कोप से मेजर कर रहा था। इसी तरीके तेल के हर बूंद से इसने यही चीज़ गणना की और कंक्लूजन निकाला कि जो भी आवेश होता है वो आप 1.6 × 10⁻19 के मल्टीपल में होता है, अर्थात गुणा में, मतलब प्रत्येक जितना आवेश रहेगा उस पर हम n का गुणा करेंगे तो हर तेल की बूंद का आवेश हम निकाल सकते हैं। और यदि सिर्फ एक का निकालना है तो हमको n का मान क्या करना पड़ेगा, 1 करेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए यहाँ पे ऋण का निशान लगाया जाता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मिलिकान का तेल बूंद प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मास कैसे कैलकुलेट किया गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हमने दो चीज़ देख लिया, एक तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ई रखे हैं हमने यहाँ पे आवेश को दिखाने के लिए। वैसे आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ ई रखेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में। अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें मास या द्रव्यमान। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट किया गया। इसके पहले हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अर्थात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पहले हमने देखा था कि जे थॉम्सन का जो प्रयोग था, जे थॉम्सन ने क्या बताया था, E/m अर्थात आवेश बटा द्रव्यमान, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो निकाला था। उसने सिर्फ ये निकाला था 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, या फिर किलोग्राम में ऐसा बदल सकते हैं। और इसको मैं यूनिट को कैसे बदलना है, ग्राम से किलोग्राम या किलोग्राम से ग्राम, वो चीज़ मैं आपको यूनिट 1 में अच्छे से बता चुका हूँ पहले से, तो वो चीज़ें आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। इसको दिया था जे थॉम्सन ने। और अभी हमने मिलिकान के काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात ई लिखा हूँ, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है इसलिए यहाँ पे हमने ऋण का निशान रखा है। अब मास कैसे कैलकुलेट किया गया, ये मास बाद में अन्य लोगों के द्वारा कैलकुलेट किया गया, ना कि किसी के वैज्ञानिक के द्वारा। अब देखिए जो मास निकाला गया उसमें E/E/m किया गया। E मतलब जो चार्ज था वो, और E/m का रेशियो। अब चूंकि मैं यहाँ पे कूलाम प्रति ग्राम में लिया हूँ इसलिए यहाँ पे मान क्या गया है, 10⁻28 ग्राम में। यदि मैं E/m का मान ये किलोग्राम में लूँगा तो यही चीज़ क्या आ जाएगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और ये तो हो जाएगा मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस द्रव्यमान का मान आपको याद रखना है, गणित बनाने में काम आने वाला है। ग्राम में भी याद रख सकते हैं, किलोग्राम में भी। तो ये आप इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो भी आपसे डायरेक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अर्थात मास, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मान है ये याद रखना है। चार्ज को जनरली क्यू से दिखाते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने यहाँ पे ई से दिखाया है। चार्ज मतलब होता है आवेश, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, यह मास होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसी का परमाणु क्रमांक सबसे कम है 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 पाए जाते हैं। तो इस हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, या फिर गुना होता है, बोल सकते हैं गुना होता है, अर्थात बहुत छोटा होता है। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका जो द्रव्यमान रहता है उसको स्पेशली नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं, एक प्रकार से बहुत कम रहता है इस वजह से। तो इलेक्ट्रॉन का जो संकेत रहता है उसको मानने के लिए
तो ये हम ई लिखते हैं और नीचे में -1 और ऊपर में 0। ये चूंकि मास बहुत कम रहता है, ऋण 31 किलोग्राम लिखा है, तो मतलब एक 9.1 के नीचे 1 और 31 बार 0 लगा रहेगा, तो इतना कम होता है, इसलिए हम उसको संकेत के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरीके से दिखा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तो इलेक्ट्रॉन अर्थात कैथोड किरणों से हमने स्टार्ट किया था, मिलिकान के प्रयोग पे इस पे को खत्म किया और द्रव्यमान निकाला। तो इसको आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं।